सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, भाई हम इन दिनों थोड़े सब घर पर खाली बैठे हुए हैं और कई लोग तो खाली बैठे बैठे बोर भी हो गए, सोच रहे कि अब क्या करें क्या न करें। ये लोगों की समस्या है। अगर बहुत व्यस्त होते हैं तो भी वो दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि समय नहीं मिलता, और अब घर पर बैठे हैं, समय ही समय है, तो भी दुखी है कि भाई क्या करे, समय काटे नहीं कटता। लेकिन 3 बज गया तो हमारे सभी श्रोता बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि हम लोग हाजिर हो गए हैं सखी सहेली लेकर ना। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कुछ तैयार कर रहे होंगे, कुछ नाश्ता बना चुके होंगे, या हो सकता है कि कोई आराम भी फरमा रहा होगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना मंजू? नहीं, लेकिन और वैसे भी सखी सहेली में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हम देते हैं जो कि समय के अनुकूल होती है, या हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाती है, या फिर घरेलू कामकाज की भी होती है। ऐसी भी बहुत सारी बातें होती है। और आज जो अभी इस वक्त हम बात करने वाले हैं वो बच्चों के विषय में बात होगी। हाँ, बच्चों के विषय में है कि भाई इस समय बच्चे बहुत हैरान परेशान है। जब हम लोग हैं तो बच्चे हैं ना। बिल्कुल। बच्चों को अगर एक कमरे में रख दिया जाए या घर के अंदर कैद कर दिया जाए, या फिर, हालांकि ये समय की मांग है, जरूरी है, लेकिन बच्चे इस बात से परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है कि बाहर जाकर खेले, बच्चों में मिक्स हो जाए, ऐसा होता है। भाई मन चंचल होता है, तो और उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या हो गया कि निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आज के जमाने में, आज का जो दौर चल रहा है, जो समय है, उसमें कहीं ना कहीं पति पत्नी में दूरी है, या दूर जो है किसी भी वजह से, व्यवसाय की वजह से या नौकरी की वजह से, जो भी तो दूर है अगर, तो किस तरह से किन किन चीजों का ख्याल रखें। वहीं तारीफ में कितनी जादुई शक्ति है, इस पर भी बात करेंगे। और डॉक्टर नूपुर कृष्णन बताएंगी कि इस्म में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। बिल्कुल। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस समय, और सभी के मन में ये बात है भी कि भाई क्या ऐसी जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न होगी, हम क्या चीज ऐसी खा लें कि इन सारी परिस्थितियों से हम बचे रहें, या फिर अपने स्वास्थ्य की परवाह कैसे करें, या क्या ऐसी चीज है जो नहीं खाए। तो हमारे डॉक्टर जिनसे हम बात करेंगे वो इस बात को बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। हाँ भाई, क्योंकि खाने से पता चलता है कि हम खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, और सेहतमंद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें हम कैसे व्यस्त रख सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, है ना। बिल्कुल। आमतौर पर हम बच्चे जब रसोई घर में आते हैं, और लड़कियां ज्यादा आती हैं कि हमें भी रोटी बनाना है, तो हम परेशान हो जाते हैं, नहीं 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 भाई हमें डिस्टर्ब ना करो। तो भाई ऐसा मत करिए, थोड़ा सा उनको एक थाली दे दीजिए, या दूसरा चकला होगा दे दीजिए, एक बेलन दे दीजिए, उनसे भी बनवा लीजिए रोटी, है ना। और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना रेणु जी, उससे अगर वो बर्तन उनको दे दिए जाए तो उनके अंदर ज्यादा एक उत्साह पैदा हो जाता है कि जैसे मम्मी बड़े बड़े बर्तनों में से काम करती है, वैसे हमारे लिए जो छोटे छोटे बर्तन आए तो एक उत्साह में उनकी वृद्धि होती है। तो छोटे खिलौनों के रूप में ऐसे बर्तन या ऐसे चकला, बेलन, ऐसी चीजें उन्हें जरूर देनी चाहिए, ताकि वो प्रेरित हो उन कामों को करने के लिए या सीखने के लिए। अब हमारा मकसद ये नहीं है कि बच्चों से काम करवाना है, लेकिन बच्चों को सिखाना भी उतना ही आवश्यक है। और ये मौका है, आप भी इतनी व्यस्त नहीं है, इतनी परेशान मत होइए। थोड़ा सा बच्चों की जो परेशानी है, उलझन है, उसको साझा कर लीजिए, उनको थोड़ा व्यस्त कर दीजिए, तो आपको भी सुकून रहेगा, और बच्चों की जो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जो वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उसमें वो थोड़ा सा कहीं और व्यस्त हो जाएंगे। आटे की लोई बनाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलेंगे, तो आप उनको मजा भी आएगा, देखेंगे भी। ऐसे ही कुछ और चीजें हैं, जैसे बच्चे घर घर बनाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, हम लोगों ने भी बहुत बनाया है ना। तो उनको बनाने दीजिए। घर का एक कोना बोल दीजिए कि आज ये तुम्हारा घर है, इसको जैसे मनाए वैसे बनाओ, सजाओ, जो मर्जी है वो करो। बिल्कुल। और आपने तो वैसे रेणु जी मुझे अपने बचपन की गलियारों में पहुंचा दिया, और मेरे ख्याल से हमारी सखियां भी पहुंच गई होंगी कि जब वो छोटी थी तो क्या करती थी, या फिर घर में उनकी माँ उनके साथ किस तरह से व्यवहार करती थी, सिखाती थी। खैर, ये बात ये है कि
अभी इस वक्त बच्चों को क्या किया जाए कि वो व्यस्त रहें और बाहर जाने की जिद ना करें। तो अब जैसे कि बहुत छोटे बच्चे हैं, अब उन्हें ये तो नहीं बताया जा सकता कि भाई बाहर महामारी फैली हुई है इसलिए हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि इन बच्चों को आखिर कैसे व्यस्त रखा जाए। तो जैसा कि आपने कहा, तो 8-10 साल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें तो हम इस तरह से घरेलू कामों में छोटे मोटे लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो भाई हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन जब बहुत ही जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये बात लागू हो जाती है कि जैसे कोई आपने कहा कि एक कोना होता है तो वहां खिलौने देख करके उन्हें बिठा दीजिए, और लेकिन बच्चे एक खिलौने से बहुत देर तक खेलते नहीं है, वो भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अब समस्या ये है कि क्या किया जाए। बच्चों को जैसे कि बचपन में पहुंचा दिया, तो तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे खिलौनों से नहीं खेलना चाहते हैं? हाँ। तो आप जैसे एक दुपट्टा दे दीजिए, उनसे कह दीजिए कि चलो यहाँ बांध लो, तुम्हारे घर की ये छत बन गई, तुम्हारे लिए कमरा बन गया। हाँ। तो वो थोड़ा बांधने में करने में थोड़ा समय भी जाएगा और उनकी सृजनात्मक शक्ति भी थोड़ी सामने आएगी। वो सोचेंगे कि कौन सा कहाँ लगाएं, कैसे बांधें, किस रस्सी से बांधें। तो कुछ ये छोटी छोटी जो चुटुर पुटुर चीजें होती है ना, वो उन्हें बहुत आकर्षित करती हैं कि माँ का दुपट्टा मिल जाए, साड़ी मिल जाए, कोई घर की चादर मिल जाए, तकिए का गिलाफ मिल जाए। तो कुछ ये सारी चीजें देकर देखिए कितना मजा आता है। और बच्चों को अगर कोई जैसे ऐसा खिलौना होता है ना जो बजाया जा सकता है, तो बच्चे उस बजाने वाले खिलौने को थोड़ी देर ही खेलेंगे। लेकिन घर में जब माँ काम कर रही तो एक थाली और एक बर्तन लेकर के उसे बजाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, वो घंटों उसे बजाते रहते हैं। कटोरी चम्मच दे दीजिए। हाँ, तो ये मानव प्रवृत्ति है। लेकिन अगर इस तरह से भी अगर बच्चे अगर खेलने में व्यस्त हो सकते हैं तो हमें आज के समय की मांग के अनुसार हमें ये भी करना ही पड़ेगा। मंजू, एक बात और है, जैसे कि आज के समय की मांग तो है ही, लेकिन ये कटोरी चम्मच है, गिम्मच है, ये सारी चीजें जब बच्चे खड़खड़ करके करते हैं ना तो बड़ा मजा आता है उनको। हाँ। माँ को नहीं, हमें आपको नहीं आता है, बच्चों को आता है। बड़े होते हैं वो बहुत जल्दी इन बातों से चिढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, हाँ, कितना महंगा होता है ये कटोरी चम्मच, गिलास चम्मच? अगर कोई खिलौने की दृष्टि से देखिए तो कितना सस्ता है, और बच्चों को कितना मजा आता है कि उसी रसोई घर में बैठ के बर्तन धुल चुका है तो उसको वो पूरी तरह से बिखेर लें, तो उनको करने दीजिए ना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ महंगे और सस्ते की बात नहीं है रेणु जी। कई बार क्या होता है, वो जो आवाज होती है वो बच्चों को मजा आता है, लेकिन बड़ों को बड़ा उससे चिढ़ आ जाती है बहुत देर तक जब कोई आवाज होती रहती है तो। लेकिन यहाँ माता पिता को या घर में जो और भी बड़े बुजुर्ग है उनको थोड़ा संयम यहाँ काम लेना ही होगा, अन्यथा हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं इस वक्त। तो इस पर हम बातचीत करते रहेंगे, तो विकल्प हमारे पास तो है, हम गीत सुन सकते हैं। बिल्कुल है। बच्चों तुम हो खेल खिलौने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, आने वाले कल के सपने, आने वाले कल के सपने सुंदर और सलोने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, ये हम हैं खेल खिलौने।
हाँ, तो रेणु जी ये बच्चों का गीत हमने सुन लिया और बच्चों की थोड़ी बातें भी हमने की। लेकिन एक बात यहाँ पर एक बात और मंजू कहना चाहते हैं हम अपने साथियों से कि एक बात और जो हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं, तुम कहोगे कि क्या पीछे पड़ गई कि चादर दे दो, दुपट्टा दे दो, साड़ी दे दो और कटोरी चम्मच दे दो। भाई देखो क्या होता है ना। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी रेणु जी, क्योंकि हमने भी इससे खेला है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी जब बड़े होते हुए मैंने देखा उनको, तो वो भी मेरी 3-4 साड़ियों को लेकर के, और एक बार तो ऐसी नौबत आ गई थी कि मुझे भी, जैसे कि मच्छरदानी हम लगाते तो किस तरह से एक टेंट के जैसा बनाते, वो बना करके उन्हें देना पड़ा खेलने के लिए। तो उसमें बच्चों को इतना आनंद आता है, और दिन भर में से कम आधा दिन तो निकल ही जाता है कि वो उसमें से अंदर जाते हैं, अंदर अपने खिलौने ले जाते हैं, फिर वहां खेलते हैं और फिर बाहर आते हैं और कहते हैं भाई हम घर से बाहर आ गए। तो ये बच्चों को इसमें बड़ा आनंद आता है। एक छोटा सा नाटक सा बना लेते हैं कि अच्छा जाओ तुम सामान लेकर आओ, हम खाना बना रहे हैं, कुछ इस तरीके की भी चीजें आती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अक्सर अब हम आज के जमाने में अगर देखें, क्योंकि खिलौने इतने तरह के आ गए हैं, तो हम सोचते हैं बच्चे सिर्फ खिलौने से खेलें। ऐसा नहीं है। आप जिस चीज से खेल रहे हैं आप समझिए वही खिलौना है। ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, और बच्चों के लिए जो चीज दे दी जाती है उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। बाकी जिज्ञासा जो चीज नहीं मिलती है उसमें बनी रहती है, उसमें रस आता है, तो वो करने दें उनको। हमारा ये कहने का मतलब है, इससे आपको भी आनंद आएगा और बच्चों को तो आनंद आएगा ही। लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनकी जो आनंद की स्थिति है वो अलग हो जाती है ना, और माता पिता की चिंताएं अलग हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि उन बच्चों को ज्यादा बाहर, जैसे कि कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका आधे से ज्यादा दिन वहीं निकल जाता है। उसके बाद अगर वो कहीं और कुछ पढ़ाई करके लिए जाते हैं तो निकल जाता था ट्यूशन वगैरह में, या फिर जैसे कि कुछ सीख रहे हो, कोई पेंटिंग सीखता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है, तो उसमें भी उनका थोड़ा वक्त निकल जाता था। तो इस तरह का उनका रूटीन था। लेकिन अब अचानक से वो सब कुछ बंद हुआ है, तो अब उन बच्चों को घर में दिन भर बिठाए रखना ये भी एक चुनौती वाला काम है। तो यहाँ हम उन बच्चों से ये कह सकते हैं कि भाई आपकी रुचि किस में है, और रुचि का काम इस वक्त चूंकि आप फ्री हैं, हालांकि कई बच्चों की अभी घर बैठे हुए क्लासेस भी चल रही है, वो अटेंड करते हैं घर बैठ करके, लेकिन फिर भी थोड़ा और वक्त उनको मिलता है, तो उसमें वो अपनी रुचियों को पूरा कर सकते हैं इस वक्त। ये अच्छा मौका है उनके लिए। लेकिन ये समझाना पड़ेगा उनको, और ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि जो किशोर वय के बच्चे हैं, किशोरावस्था में जो है, उनकी बातें अलग ढंग की होती हैं। अगर वो फोन पर हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि अभी तक आप नहीं देखते थे कि घर के बाहर वो कितना फोन पर बात कर रहे हैं। अब आपके सामने है 24 घंटे, तो आप इतना परेशान ना हो, क्योंकि यही उनकी उम्र है। थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो बड़े हो गए या कि छोटे हैं, क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं अरे तुम्हें नहीं पता, तुम अभी बहुत छोटे हो। और जब वो कुछ गलती करते हैं तो हम कहते हैं अरे बड़े हो गए, तुम्हें पता भी नहीं, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें वो खुद बहुत डामाडोल स्थिति में है, बहुत असमंजस की स्थिति में है, तो इनके साथ ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। और रेणु जी, प्रकृति से भी जोड़ा जा सकता है बच्चों को, जैसे कि घर में हमारे छोटी सी बालकनी में अगर हमने कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं, तो बच्चों से कहिए कि वो उनमें पानी देने के लिए जाए, और उसमें खिलते हुए फूलों को देखकर उन्हें बताइए कि देखिए ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। या फिर घर के आसपास अगर आपने कोई पेड़ लगाए हैं तो उसकी जानकारी उनको दे कि देखो ये पेड़ हमें कितनी छाया दे रहा है, या कोई फलदार वृक्ष है तो उसके बारे में हम उन्हें बताएं। तो अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो हो सकता है कि प्रकृति से के साथ अपना थोड़ा सा संपर्क स्थापित कर सके, और इस बात के प्रति प्रेरित हो कि हाँ मुझे भी पेड़ पौधे लगाने, वाकई में ये कितने सुंदर होते हैं, उन्हें पानी देना चाहिए। बिल्कुल, उससे ज्यादा मजेदार ऐसा नहीं हो सकता कि हम बीज रोपित करके दिखाएं उनको कि किस तरह से देखो बीज में से कैसे अंकुर निकल रहा है, और कैसे कैसे कब कब पानी देना है। हो सकता है कि वो आप जो बीज लगाएंगे, चाहे वो मिर्च की बीज पड़ी हो, चाहे नींबू की बीज हो सकता है वो पौधा ना निकले, उसमें फल ना लगे, लेकिन कम से कम जो अंकुरण होता है उसका, वो अपने आप में बहुत ही मतलब एक्साइटेड करता है, और बहुत अच्छा लगता है देखकर, अरे वाह हमने एक पौधा लगा लिया। तो और इस तरीके के प्रयोग कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और अभी जो देखिए आम का सीजन है, और आम खाने के बाद हम जब गुठली यहाँ वहाँ कहीं भी डाल देते तो भी वो उग जाती है। और जामुन का भी अब सीजन आ चुका है चूंकि, और जामुन की गुठली का भी ऐसा ही है कि जब हम खा करके डाल देते, थोड़ी सी भी अगर उसे मिट्टी मिल जाए, अंकुरण आ जाता है। तो ये भी बातें हैं जो हम बच्चों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल दिखा तो सकते ही हैं, तो हम लेकिन यहाँ पर गाना सुना सकते हैं। बिल्कुल सुनवा सकते हैं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं।
मन तो कह रहा है कि झूमूं गाऊं, लेकिन जो लोग दूर बैठे हैं उनका क्या, उनका जरा सोचो मंजू, कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। हाँ, सोचना तो पड़ेगा उनके बारे में भी, क्योंकि जो लोग हमारे पास में उनके बारे में तो हमें पता है कि भाई हमारे जो प्रियजन है, हमारे साथी हैं, क्या हालचाल है उनके, लेकिन जो दूर बैठे लोग हैं उनके बारे में पता लगाना जरा मुश्किल है कि वो किस हाल में। कई बार तो क्या होता है कि हमारे जो प्रिय होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी खराब भी हो जाती है, तो वो इसलिए नहीं बताते कि हमारे घर के लोग चिंता करेंगे, इसलिए नहीं बताया। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि उन्हें भी चिंता होती है अपने घर वालों की। जी हाँ, तो ये सारी कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर हम समझदारी से चलें, जैसे कि आपके दोनों लोग अगर वर्किंग हैं, जैसे पति पत्नी दूर रह रहे हैं किसी वजह से, और दोनों वर्क फ्रॉम होम में हैं या जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी सर्विसेज में भी हो सकते हैं, तो अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने आने जाने का समय बता दीजिए घर वालों को, चाहे वो माता पिता हो, चाहे आपकी पत्नी हो या आपका जीवन साथी हो। आप बता दें कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं रास्ते में रहूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं दफ्तर में रहूंगा, ठीक है, या कार्यस्थल पर रहूंगा। तो ये सारी चीजें आप अपना समय सारिणी बता दें, आप क्या खा रहे हैं आप स्वयं बता दें कि मैं ऐसे खा रहा हूँ या ऐसे खा रही हूँ, ऐसे रह रही हूँ, ये सारी व्यवस्था हो गई है। और जो भी अच्छी सूचना है, जो व्यवस्थित करने वाली चीजें हैं, वो जरूर आप उन्हें बताएं। बिल्कुल, और एक समय निश्चित कर लें कि इस निश्चित समय पर हम सभी को एक साथ बात करनी है, और जब वीडियो कॉल पर हम बात करेंगे तो 3 4 5 लोग एक साथ वहां बात कर ही सकते हैं, सबके फोटो भी दिखते हैं, तो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये शायद मुझे लगता है कि ये एक मिलने जैसा ही एक हो जाता है कि सबकी मुलाकात हो गई है। तो अगर इतना जो आजकल के माध्यम है, अगर उनसे इतनी भी बातचीत हो जाती तो वो भी एक तसल्ली की बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल, तो हमें बात जरूर करना चाहिए। जो भी हमें ये इस तरीके के, जो हम फोन को वैसे तो बहुत परेशानी की दौर से देखते हैं कि बड़ा परेशान करता है, लेकिन यहाँ पर उसका सदुपयोग करें और उसका सही उपयोग करें। वैसे ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जैसे बना लें, ताकि किसी एक को एक फोटो भेजी तो सबको पहुंच जाए सूचना, सबको अलग अलग ना देनी पड़े। कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा खास है, उसका नंबर दे दें घर पे वालों को भी, सिर्फ एक नंबर ना हो, 1 2 और नंबर दे दें, ताकि कोई भी जरूरत पड़े, आपातकाल आए, कोई इमरजेंसी हो तो आप संपर्क में बने रहें। और अगर किसी की भी थोड़ी भी तबीयत खराब हो तो यहाँ अपने घर वालों के बारे में इतना ना सोचे, बल्कि उन्हें बताएं कि हाँ मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, ताकि समय पर मदद पहुंच सके। क्योंकि अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और घर वालों को पता ही न चला तो मदद करने में शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और उसमें हो सकता है कि स्थिति ज्यादा बिगड़ जाए। तो बेहतर यह है कि और बिगड़ने से पहले ही चेतावनी वाली जो बात है, सावधानी वाली बात है, उस पर ज्यादा गौर करें, और उसके साथ साथ जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं बराबर कार्यक्रम में भी हमारे, और वैसे भी लोगों को जानकारी है, डॉक्टर को दिखा लें, और वो सारी चीजों से बराबर संपर्क में रहें। यानी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए इस स्थिति में। बिल्कुल, और अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जो खान पान वाली बात है वो भी हमारी सेहत को अभी इस वक्त तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए या फिर हालातों से बचने के लिए बहुत जरूरी विषय है ये। तो इसका आप ख्याल रखें, और जैसा कि कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई विटामिन सी जो है वो भी इस वक्त आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। ये विस्तार में तो डॉक्टर नूपुर कृष्णन बताएंगी, लेकिन फिलहाल हम गीत सुनते हैं और उसके बाद बात करेंगे, डॉक्टर नूपुर कृष्णन से ये बातचीत सुनेंगे। जी। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ।
नजर फेरूं कोमल काया छोड़ के दारे छू जाने 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 और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ ओ सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ ओ सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ हाय रे मंतर झूठा वैद भी झूठा पिया घर आ रे आ रे आ देखो रे देखो उतर गयो बिछुआ देखो रे देखो उतर गयो बिछुआ टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ सैया को देख के जान किधर गयो बिछुआ सैया को देख के जान किधर गयो बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ रेणु जी गीत हमने सुन लिया और अब खान पान की बात आती है। तो क्या खाना क्या है? नहीं खाना ये तो हम डॉक्टर बताएंगे ना। अच्छा वही खाना है, ठीक है। मतलब हम जो बात कहते हैं वो तो अपने ज्ञान के हिसाब से कहते हैं, लेकिन अगर विशेषज्ञ या डॉक्टर अगर उस बात को बताते हैं तो वो पूरे विस्तार में बताते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ बताते हैं। तो ऐसे ही हमने डाइटिशियन डॉक्टर नुपुर कृष्णन को आमंत्रित किया और उनसे हमने बातचीत की। तो यही बातचीत हम अपनी सखियों को सुनवाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस कार्यक्रम में हम विविध आयाम लेकर आते हैं। कोरोना वायरस से किस तरह से हम बचाव करें और क्या क्या कर सकते हैं, इसी संदर्भ में क्या हम खाएं, कैसे रहें, इन सब बारे में विस्तृत जानकारी देंगी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नुपुर कृष्णन। और कहते भी हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, और इस वक्त मन को संयमित करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या क्या खाएं और क्या क्या न खाएं, और खाएं तो किस तरह से खाएं। तो जाहिर है कि आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे और श्रोताओं को उससे लाभ ज़रूर मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर नुपुर कृष्णन। कार्यक्रम में स्वागत करते हुए सबसे पहला प्रश्न हम आपसे यही करेंगे कि वर्तमान स्थिति जो सबको पता है उसमें क्या कहना चाहेंगे खान पान के बारे में आप? रेणु जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और जितने श्रोता सुन रहे हैं उनको नमस्कार। नमस्कार।
और मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस वक्त हमारे पास दो ही सिचुएशन है जी। एक जिनका कोरोना वायरस पॉजिटिव आ चुका है और जो नहीं सफर कर रहे हैं जी। तो जो नहीं सफर कर रहे हैं वो आते हैं प्रिवेंशन में, और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की कि उसको हम बच के कैसे रहें। इसीलिए होम क्वारंटीन में चले गए हैं, हमको लॉकडाउन कर दिया गया है जी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल। तो मैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाहूंगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। सबसे पहले हमारा क्लीन एनवायरनमेंट आता है जी। फिर दूसरा आता है हमारी बॉडी हाइजीन जी। और बॉडी हाइजीन में हमारा हैंड हाइजीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट ओरल हाइजीन भी है, क्योंकि ओरल हाइजीन अगर आप सही नहीं रखेंगे तो वहां से वायरस मुंह के द्वारा आपके लंग्स एंड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा जी। लंग्स पे सबसे पहले अटैक करता है। जी हाँ, ये हमारी रिसर्चेस प्रूव कर चुकी हैं। तो ध्यान रखिए ओरल एंड हैंड हाइजीन का, मतलब टोटल बॉडी हाइजीन का। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में बॉडी इम्यूनिटी बोलते हैं जी। वो अगर आपकी अच्छी है तो ये तीनों चीजें आपको, क्लीन एनवायरनमेंट, बॉडी हाइजीन, इम्यूनिटी, आपको बचा के रखेंगी कोरोना वायरस से। यानी कि हमें अपना वातावरण शुद्ध रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा, उसके साथ साथ हमें अपनी शारीरिक स्वच्छता का भी ख्याल रखना होगा। खास तौर से मुंह से हम जो भी ग्रहण करते हैं उसके आसपास और पूरे चेहरे की स्वच्छता का ख्याल खास तौर से रखना होगा। तीसरा अब बात आती है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर हमारी कैसी है। जी। अभी ओरल हाइजीन की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज इम्पोर्टेंट और बोलना चाहूंगी कि कितने लोग सही तरीके से टंग क्लीन करते हैं एंड टीथ क्लीन करते हैं। कि एक सिम्टम और आया है जिसमें कि वो सेंसेस बंद कर देता है, टेस्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है आपकी। ये भी एक सिम्टम आया है कोरोना वायरस का। तो प्लीज ये नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी टंग हमेशा क्लीन करें, बिकॉज उस पर टेस्ट बर्ड होती हैं, हमको स्वाद पता लगता है। हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन हमारे मुंह से, और मुंह में सबसे पहले हमारे टीथ और टंग पर सबसे पहले टेस्ट और च्यूइंग कैपेसिटी आती है जो कि हमारा डाइजेशन डिसाइड करती है। इसमें जीभ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उसके साथ साथ टेस्ट बर्ड जो है, जो हमारे जो स्वाद बताते हैं कि कौन सी चीज कैसी है, खट्टी है, तीखी है, मीठी है, ये ना हो तो मतलब दुनिया बिल्कुल सूनी हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है जी। में हमको उसका स्टीमिंग करते रहना नेजल से, हमारे मुंह में गागल करना, चाहे नमक के गुनगुने पानी से करिए, चाहे बीटाडीन से गागल करिए, गागल करना जरूरी है। अगर आपको जरा सा भी हल्का सा लगता है आपका थ्रोट में कुछ आपको इन्फेक्शन लग रहा है या क्लियर वॉइस नहीं लग रही है, इमीडिएटली गार्गलिंग शुरू कर दीजिए पर डे 3 से 4 बार, बहुत इंपॉर्टेंट। दिन में 3 से 4 बार गार्गल करें या गलेला करें, जिसको कहते हैं गुनगुने पानी में नमक डालकर, या कोई एंटीसेप्टिक दवाएं जो आती हैं वो डालकर। जी। एनवायरनमेंट क्लीन करने की बात आपने की और उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हमारे भोजन का कितना महत्व है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में? मैं बड़ी गर्व से बोलती हूँ ये चीज कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय होने की वजह से हमारे पास जो हमारी किचन है वो वेल इक्विप्ड है। इस समय आज हमारे पास मेडिसिनल हर्ब्स हैं, मेडिसिनल स्पाइसेस हैं, हमारे किचन में इतना सामान है जो कि हमको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट देता है। जैसे कि आप चाय पीते होंगे, उसमें आप जिंजर डालते हो, ब्लैक पेपर डालते हो, लेमन ग्रास डालते हो, तो जो गार्लिक है, जिंजर है, लेमन ग्रास है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, जीरा है, ये सब हमारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो हम रोज अपने किचन में यूज करते हैं, अपने मील में हम लोग यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इन्हीं से करते हैं। जी। चाय में जो आपकी ब्लैक टी होती है, लेमन टी होती है, लेमन ग्रास मिंट टी होती है, ब्लैक कॉफी होती है, उनमें कंपाउंड होते हैं, मिथाइल जेंथिन, थियोब्रोमिन, थियोफिलिन, ये होते हैं। बट चूंकि हम उसमें दूध डाल के उसके कंपाउंड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये चाय पीजिए, अगर आपको चाय पीनी भी है तो ब्लैक टी, लेमन ग्रास, मिल्क टी, ब्लैक कॉफी ही फायदा करेगी आपको। अगर आप उसमें मिल्क इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो फिर ये जो कंपाउंड वो उसमें डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि जब भी चाय पिए तो ब्लैक टी पी लें, यानी कि बिना दूध वाली चाय पिए, भले उसमें आप शक्कर डाल लें, नींबू डाल लें, लेकिन दूध न डालें, दूध नहीं डालें तो वो कंपाउंड डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हुई। जी, मैं बताना चाहूंगी हमारे किचन में ऑलरेडी बहुत सारी बहुत सिंपल रेसिपीज हैं। क्या करें उसमें, क्या कैसे इस्तेमाल करें इस वक्त खास तौर से? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ बहुत सिंपल एग्जांपल, एक नॉर्थ की रेसिपी बताती हूँ, एक साउथ की रेसिपी बताती हूँ।
साउथ इंडियन रेसिपीज में आपने सुना होगा टोमेटो टैमरिंड रसम, एंड रसम सभी लोग जानते हैं कैसे बनता है। रसम का बाजार से मसाला लाने की भी जरूरत नहीं है आपको। उसमें आप मिक्सचर में या अपने ग्राइंडर में आप 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड रख लीजिए, 1 टीस्पून क्यूमन सीड रख लीजिए जिसे जीरा बोलते हैं, 1 चम्मच आप ब्लैक पेपर रख लीजिए, आधी चम्मच आप मेथी दाना रख लीजिए, उसमें थोड़े से 3-4 गार्लिक डाल दीजिए के कलियां, फिर आप जिंजर डाल दीजिए, कड़ी पत्ता डाल के मिक्स करके ये रसम पाउडर आपका रेडीमेड तैयार हो गया। क्या बात है। सेकेंड थिंग, आपने 400 ml पानी लिया, 2 कप पानी लेते हैं, उसमें आपने 3 टोमेटो को क्रश करके डाला और आधी चम्मच इमली डाला, तो वो अपने आप ही पल्प हो जाएगा और उसको हल्का सा क्रश करेंगे तो पूरा पल्पी लिक्विड पल्प आपके सामने आ जाएगा। तो लिक्विड पल्प में थोड़ा आपने मैक्सिमम, जैसे मैंने 2 कप बताया पानी आपने डाला, उसमें आधी चम्मच आपने इमली डाली, हल्दी डाली, हींग डाला एंड आपने थोड़ा सा उसके अंदर नमक डाला स्वाद के अनुसार। इन मिक्सचर को जो आपने ग्राइंड किया है, रसम मसाला और ये जो पल्प लिक्विड तैयार किया, इन दोनों को मिक्स करके बॉईल कर दीजिए। हरी धनिया पत्ती डालकर इसको सूप की तरह पी जाइए। दैट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद इन 2 to 3 मिनट इट विल बी रेडी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2-3 मिनट में तैयार होने वाला ये एंटीटॉक्सिन्स जो है हमारे पास घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा और बहुत स्वादिष्ट होता है। नॉर्थ इंडियन में आप कच्ची कैरी बहुत है मार्केट में आजकल, उनको रोस्ट करके उसका पल्प तैयार कर लीजिए। उस पल्प, लिक्विड पल्प में आप पुदीना पीस के डालिए, काला नमक डालिए और थोड़ा सा आप जीरा डालिए। काली मिर्च भी डाल सकते हैं। काली मिर्च थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इट विल बी अगेन वर्क एज ए एंटीबायोटिक ओनली, तो आप डाल सकते हैं। जिनको ज्यादा मिर्च की नहीं जरूरत है तो वो ना भी डालने चलेगा, बट दिस इज द वे यू कैन मेक दिस। एंड लिक्विड पल्प को आप थोड़ा सा लिक्विड और कर दीजिए उसमें पानी मिलाकर, और घर में सबको 200 ml पर डे दे दीजिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रेसिपी विच यू कैन इजीली मेक एट होम। एक चीज बताना चाहूंगी, इस मौसम में जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज कर रहे हैं तो आपके घर में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, जो 20 रुपए की शीशी आती है खाली केमिस्ट शॉप से आपको मिल जाएगी, वो ले आइए और पिंच भर, एक चुटकी भर डाल दीजिए पानी में आपके पैन में, और उसमें आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां सोक कर दीजिए। और जिनके पास पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 नहीं है, वो नमक के पानी में भी हरी पत्तेदार सब्जियां धो सकते हैं। चलिए, ये तो और आसान हो गया, हम नमक के पानी से भी इसको धोएंगे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं और रहेंगे ही। और ऐसे हमारे किचन में बहुत सारी रेसिपी हैं। आज हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं, दे नो वेरी वेल कि क्या मेडिसिनल हर्ब्स को किधर कैसे। नूपुर जी, यहाँ हम आपको थोड़ा सा रोकना ये चाह रहे हैं, खास तौर से जैसे कि ये जो स्थिति है, बहुत घबराहट है, एक अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि हमें अपने दुश्मन का पता ही नहीं है कि हमें किससे बचना है, कब आ जाएगा हमें पता ही नहीं है। तो ये जो मन स्थिति होती है बेचैनी की, कभी कभी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो उस वजह से पाचन क्रिया भी बिगड़ेगी धीरे धीरे और बहुत अनरेस्ट होगा। ऐसे में खास तौर से हमें किन चीजों का खाने में ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रेणु जी आपने। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एंजाइटी है और बहुत ज्यादा तकलीफ है हर किसी को कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। इसमें हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसमें कि हमारा बॉडी का डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, हमारी साइकोलॉजिकल क्लॉक जिसमें कि हमारा मेंटल, हमको एंजाइटी आ सकती है, और बच्चों में भी बहुत आ चुकी है ये, क्योंकि उनको खेलने को नहीं मिल रहा है, आउटडोर जो खेलना चाहते हैं वो खेल नहीं पा रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज्यादा हम लोग एंशियस हो चुके हैं। तो एक ही तरीका है कि आप अपने बॉडी का डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन को ध्यान में रखें। जैसे कि आप जो सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने से आपकी बॉडी हाइजीन से स्टार्ट करके आपका एक्सरसाइज पैटर्न भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इंडोर एक्सरसाइज, इंडोर योगा, ब्रीथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। योगा और एक्सरसाइज जो इंडोर आप कर रहे हैं, जितना वो इम्पोर्टेंट है उतनी ही आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। मतलब जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल न्यू हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो ध्यान रखिए, इस वक्त में आपको मेंटली साउंड होना बहुत जरूरी है, जो कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करें। यानी कि हमारी श्वसन क्रियाएं जो हैं
की जो भी एक्सरसाइज है, जो भी व्यायाम है वो करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम है उससे करें, मानसिक शांति भी मिलती है और फेफड़े भी हमारे स्वच्छ होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हम ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ले सकते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में जब रहते हैं तो हमें ये घबराहट भी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं से हमें सुकून भी रहता है, सब कुछ सामान्य चल रहा है। तो जो हम कर सकते हैं उसे हम सामान्य तौर पर तो कम से कम कर लें। उसके साथ साथ ये हमको ध्यान रखना है कि हमने जो रूटीन अपना डिसिप्लिन डेडिकेशन रखा है वो रखें आप, जिसमें कि आपका बॉडी हाइजीन आ गया, आपका इंडोर एक्सरसाइज आ गया, योगा प्लस ब्रीथिंग आ गया। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखें, इस समय सब लोग घर के अंदर हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। जिनके पिछले 2-3 महीने के मेडिकल रिकॉर्ड बता रहे हैं विटामिन डी डिफिशियंसी है, तो प्लीज स्टार्ट योर एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट, जो कि वीकली सप्लीमेंट होता है या डेली सप्लीमेंट अगर आपके फिजिशियन ने आपको एडवाइस करे हैं, रिकमेंड करे हैं तो शुरू कर दीजिए। नहीं तो एक कैल्सिरॉल सेशेट होता है जो कि 1 कप मिल्क नहीं तो 1 कटोरी दही में 10 वीक्स के लिए अभी से शुरू कर दीजिए। पर वीक एक ही लेना है, ले लीजिए, बिकॉज विटामिन डी डिफिशियंसी हमारे मेंटल कोऑर्डिनेशन में बहुत रोल प्ले करती है। द मोमेंट फील डिप्रेस एंड एंशियस, तो विटामिन डी अगर और कम है तो वो हमको और तकलीफ दे सकता है और हमको डिप्रेस कर सकता है। तो ध्यान रखिए, इस समय अच्छा खाएं, वेल कुक्ड खाएं, रॉ नहीं खाइए। ध्यान रखिए अपने डाइजेशन का, चबा चबा के खाएं, बात करते हुए नहीं खाएं, क्योंकि हमारे मुंह में, हमारे दांतों के बीच में, दांतों के नेक में हमारे जो एक ग्लैंड होती है, सेलेब्री ग्लैंड होती है हमारी नेक में, जिससे सलाइवा निकलता है, जिसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है टाइलिन। वो टाइलिन एंजाइम अगर आपका अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ आपके खाने के साथ, तो आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, बर्पिंग, ब्लोटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा। द मोमेंट बर्पिंग, ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन शुरू हुआ, यू फील मोर एंशियस। ध्यान रखिए, आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रखिए, कुछ दिनों रेस्ट करिए। ये सोच लीजिए आप वेकेशन पे अपने ही घर में हैं और अपने परिवार को जो आप टाइम आज तक नहीं दे पा रहे थे, हम लोग आपस में हार्डली शाम के टाइम मिलते थे, एक डिनर पे हम लोग मिलते थे, आज हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। लेकिन साथ में हम अपने खाने में किन चीजों का इंटेक बढ़ाएं कि ये कुछ हद तक सपोर्ट करे हमें? देखिए, खाने की बात अगर हम करते हैं तो हम जो आप खाना बना रहे हैं उसमें आपका वेल कुक्ड होना चाहिए, रॉ नहीं होना चाहिए वो खाना आपका, और उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है उसका बराबर कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन ही खा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको साउंड स्लीप भी वही देगा कार्बोहाइड्रेट। तो उसका, क्योंकि हमारे जो ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको सेरोटोनिन बोलते हैं, और वो सेरोटोनिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ट्रिप्टोफैन की वजह से, वो स्टिमुलेट होता है, और ट्रिप्टोफैन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो फिर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं जिसकी आपने प्रशंसा की और हम सब मान रहे हैं, यानी कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी हम खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमें फैट, सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा खाकर स्वस्थ रहना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर नूपुर कृष्णन आपने बताई। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सभी श्रोताओं की ओर से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभारी हैं आपके। तो रेणु जी, हमने डाइटिशियन की बात सुनी और मुझे लगता है कि हमारी बहनों की जो समस्या है खाने पीने को लेकर है वो दूर हो गई होगी, क्योंकि बड़े विस्तार से डॉक्टर ने हमें बताया है। बिल्कुल, पोषण एवं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर नूपुर कृष्णन। और भाई बहुत अच्छी बात बताई। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, ऐसा? बिल्कुल। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का
मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटावर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तारीफ जो है वो तो एक जादुई शब्द की तरह से काम करते हैं रेणु जी, और हम सभी के लिए तारीफ करना भी जरूरी है और तारीफ सुनना भी जरूरी है। मतलब सुनना जरूरी हो या ना हो, हम उम्मीद तो करते ही हैं कि हमने कुछ किया है तो भाई हमारी तारीफ हो जाए, थोड़ी सी शाबाशी मिल जाए। बिल्कुल। तो ये बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन तारीफ के इन शब्दों में वाकई जैसे तुमने कहा ना कि बिल्कुल जैसे लगता है कि एक नई ऊर्जा मिल जाती है। लगता है कि शरीर में कुछ अलग तरीके का कुछ विटामिन वगैरह पड़ गया है और हम बस सब कूदने लगे और पल भर में हमारा हौसला बढ़ जाता है। फिर लेकिन वहीं ये भी लगता है मंजू कि फिर हम दूसरों की तारीफ करने में कंजूसी क्यों करते हैं? कंजूसी के कई कारण हो सकते हैं रेणु जी। पहली बात तो ये हो सकती है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रशंसा करूंगा तो इसकी अहमियत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई अहमियत मेरी ही हो, वाहवाही मेरी हो, ऐसी एक भावना उनके मन में रहती है। और जैसा कि हमने कहा कि तारीफ से हौसला बढ़ता है, तो कई लोग ये भी चाहते हैं कि भाई उसका हौसला क्यों बढ़े, हमारे ही हौसले बुलंद हो। इससे क्या होता है ना कि हौसला, जैसे कहा तुमने कि वो तो होता ही है, और जीवन में अगर हम बात करें रिश्तों में तो मधुरता बनाए रखते हैं तारीफ से। और तारीफ
सुनकर खुश होना तो एक बहुत मतलब स्वाभाविक सी चीज है, एक प्रवृत्ति होती है सबके अंदर। और हमारे मन में प्यार सम्मान की भावना पैदा होती है। जैसे घर में अगर हम देखें कि अब वैसे देखा जाए तो भाई श्रीमती जी हो या श्रीमान जी हो, रोज खाना जो भी बनाता है या चाय बनाता है, लेकिन अगर उसको रोज भी कह दिया जाए कि वाह आज बहुत अच्छा लगा, तो कितना मजा आ जाता है ना। ऐसा न सोचे कि ये इनकी जिम्मेदारी है, ये करते हैं, करने दो। यानी कि उत्साह बढ़ जाता है कि चलो आज हमने जो भोजन बनाया घर के सब लोगों को पसंद आया और उन्होंने तारीफ भी की, तो इससे हौसला अफजाई होती है। और यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। मतलब पत्नी के लिए भी ये बात लागू होती है कि अगर पति ने कोई अच्छा कार्य किया है, जैसे कि कई पति अभी घर पर बैठे हैं तो वो पत्नी की मदद करने के लिए उनके घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा देते हैं, जैसे कि झाड़ू लगा देते हैं, सब्जी साफ करने में उनकी मदद कर देते हैं, और भी घर के अन्य काम हैं। तो अगर पति आपकी मदद बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं तो पत्नी को भी तारीफ करनी चाहिए कि अरे वाह आपने इतनी मदद कर दी तो मुझे भी थोड़ा आराम करने का वक्त मिल गया। बहुत अच्छी तरह करें या नहीं करें, जितना भी कर रहे हैं तारीफ कर ही लेना चाहिए। सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही है कि वो कर रहे हैं, ऐसा आप सोचिए। ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा, है ना। ज्यादा उम्मीद से भी काम थोड़ा बिगड़ जाता है। हाँ। तो ऐसा है कि प्रशंसा करने से बच्चे की अगर हम बात करें कि बच्चों की प्रशंसा के बारे में, तो अच्छे कार्य अगर वो करते हैं तो उनको प्रेरित करना चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और प्रशंसा के जो शब्द होते हैं वो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं, और शाबाशी देने से बच्चे किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह अगर टीचर बच्चों को शाबाशी दे तो उनका मनोबल भी बढ़ता है बिल्कुल। और आपसी रिश्तों में जैसे प्यार तो हमने जैसे बताया ही कि बच्चों के लिए भी प्यार भी बना रहता है, उनको भी बच्चों को भी अच्छा लगता है कि अरे वाह मेरी माँ इस बात से खुश हो गई, पिताजी इस बात से खुश हो गए। और वही बात जो पेरेंटिंग जो है ना, इसका पहला नियम है कि बच्चे के हर सार्थक जो भी सार्थक प्रयास करे, कोई भी प्रयास करे, उसको थोड़ा सा सराहना देनी चाहिए, क्योंकि अभी तो उसकी वैसे भी सीखने की उम्र है। गलतियां भी होंगी, अच्छा भी होगा काम, सही भी होगा, वहीं गलत भी होगा। लेकिन जब हम उसको प्रोत्साहित करते रहेंगे तो जाहिर है कि उसके में एक प्रेरणा बनी रहेगी आगे कुछ और अच्छा करने की। तो बराबर इस तरह से करें। थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो पहले जो तारीफ की बात है उसको बताएं और बाद में धीरे से कह दें कि बेटा ये करते तो और अच्छा हो जाता। तो कुछ इस तरह से प्रशंसा करनी ही होगी। वहीं फिर अगर हम बात करें कि प्रोफेशन की, तो हमारे व्यवसाय में जिस तरह से होता है उसमें भी प्रशंसा की बहुत जरूरत होती है। यानी ऑफिस में अगर किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य किया है तो जो बड़े ऑफिसर हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, और अगर उसमें कहीं सुधार की गुंजाइश है तो वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और इस सुझाव को सभी को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि हाँ अगर मैं इस सुझाव को मानता हूं तो मेरे कार्य में और भी ज्यादा गुणवत्ता उसकी बढ़ेगी। तो ये जो बातें हैं ये ऑफिस के भी वातावरण को एक सकारात्मक भावना से भर देते हैं। और अगर हम एक व्यक्ति के अच्छा करने पर तारीफ करते हैं तो दूसरे भी उससे प्रेरणा लेते हैं कि अगर मैं भी अच्छा कार्य करूंगा तो मेरी भी तारीफ होगी, या सब लोग कहेंगे कि भाई वाह क्या अच्छा काम किया। और तो उसको इस तरह से भी देख सकते हैं मंजू कि कार्यालय हो या आपका कोई भी कार्यस्थल हो, वो भी एक परिवार जैसा ही है। जैसे अगर हम परिवार में उम्मीद करते हैं या करने से खुशी सामने वाले के चेहरे पर देखते हैं, तो वो माहौल आप कार्यालय में भी देख सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसा माहौल बना रहे तो काम करने में भी थोड़ा मजा आता है, थोड़ा बहुत मजा आता है। नहीं अगर कार्यालय में अगर खींचातानी चलती रहे तो फिर ऑफिस जाने का भी मन नहीं करता है। तो इस तरह का वातावरण हर ऑफिस में रहना चाहिए। जी हाँ। और इससे अगर आप देखेंगे एक स्वार्थी होकर भी अगर आप देखें सच मायने में, तो कार्य कुशलता बढ़ती है सभी कर्मचारियों की, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी। जिसको प्रशंसा मिलती है उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। तो अंततः जो फायदा है वो ऑर्गेनाइजेशन को होता है। बिल्कुल। और कई जो अन्य हमारे सामाजिक संबंध है वहां भी ये बात लागू होती है। भले ही आपके मित्र हो, भले ही भाई बहन हो, सास और बहू का संबंध हो, अड़ोस पड़ोस में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, तो अगर वहां भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ अच्छा किया है या नहीं भी किया है, तो थोड़ा सा भी अगर कुछ अच्छा हुआ तारीफ करने से अगर उस पर और बेहतर किया जा सकता है तो क्यों ना की जाए तारीफ। हाँ, तो मंजू तुमने जो इसके पहले वाला गीत सुनाया था ना वो बहुत अच्छा था। धन्यवाद रेणु जी। देखा मंजू कितनी खुश हो गई। और अब की बार जो मैं गाना सुनवाऊंगी ना वो और भी अच्छा होगा। अरे वाह क्या बात है। तो ये तो हमारी सखियां बताएंगी और हमारे श्रोता बताएंगे गीत कैसे लगे और पूरा कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा। बिल्कुल। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और अब चलते चलते एक गाना तारीफ वाला और सुनवा देते हैं सखियों को। हाँ, जरूर। ये चांद सा रोशन चेहरा
जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 तारीफ करूं। रेणु जी, गाना भी हमने सुन लिया और अब हमारी सखियां हमें ये बताएंगी कि भाई कार्यक्रम तारीफ करने के लायक था या नहीं था। मंजू भाई, अब सखियां ही और हमारे दोस्त ही बताएंगे। भाई अब हम तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाले क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हाँ, तो अब इजाजत चाहते हैं आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।